नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। हमारी हफ्तावारी इस नशियात से कौम और सल्तनत को हम बहुत सारे कैंसर से बचने के तरीके बताते हैं। हमारी ये भी कोशिश होती है कि कुछ मौलिक कैंसर की इब्तदाई सिग्नल आप तक पहुँचा दिए जाएँ, ताकि आपको शुरू में ही शक हो तो किसी करीबी मुस्तनिद डॉक्टर या करीबी अस्पताल में जाके उसकी तशख़ीस कराएँ। नाज़रीन, इलाज अगर आप इब्तदाई मराहिल में शुरू कराएंगे तो बीमारी से मुकम्मल सेहतयाबी हो सकती है और उसका इलाज सस्ता भी हो सकता है। फिर हमारी कोशिश होती है कि आप क्वैकरी की तरफ रुजू ना करें। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि आने वाले महीने में, अक्टूबर के महीने में, सारी दुनिया में इस कैंसर की आगाही दी जाती है आवाम को, और वो है छाती का कैंसर, जो कि ख़वातीन में सर फ़हरिस्त है। और बदकिस्मती से देखा गया है कि तकरीबन हर साल पाकिस्तान जैसे मुल्क में 40,000 ख़वातीन जो हैं वो मौत की आगोश में चली जाती हैं, क्योंकि इस कैंसर की वजह से वो बड़े लेट मराहिल में सर्जन से रजू करती हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें हमारा सोशल कल्चर है, टैबूज़ है कि ख़वातीन मर्द हज़रात से नहीं चेक करवाना चाहती। लेकिन मैं शुरू में ही ये बता दूं कि छाती का कैंसर एक मौत का हुक्म नहीं, इससे मुकम्मल सेहतयाबी हो सकती है। पाकिस्तान में कोई ख़ानदान ऐसा नहीं है कि जिसकी खातून या ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर ना हुआ हो। आलमोस्ट हर घर में, हर घराने में इसका खौफ पाया जाता है। तो इस कैंसर को डिस्कस करने के लिए आज मैंने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ इस वक्त मुल्क के मायनाज सर्जन और बहुत बड़े स्कॉलर और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सर्जन प्रोफेसर अरशद चीमा हैं। इनका दूसरा तारुफ़ ये है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तीसरा तारुफ़ ये है कि ये कैंसर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, और इन्हें सोसाइटी ऑफ सर्जन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। और ये वाहिद सर्जन हैं जिन्होंने काफ़ी अरसा चेयरमैन रहे, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी रहे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और लोगों तक छाती के कैंसर से बचाव का पैगाम घर घर पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ी। मेरा ख़्याल है कि प्रोफेसर अरशद चीमा साहब को ज़रूर हमारी अल्लाह की रहमत है और वहाँ से अजर मिलेगा। लेकिन इनकी हमेशा कोशिश रही। एक ट्रामा कोर्स भी इन्होंने शुरू किया, जो कि 1 घंटे के अंदर अंदर सड़क पे अगर कोई ज़ख्मी मजरूह पड़ा हुआ है तो उसकी जान किस तरह बचाई जा सकती है। तो प्रोफेसर अरशद चीमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बदकिस्मती से ये वो कैंसर है जो पाकिस्तान में और एशिया में देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इसका इंसिडेंस है, और हर 8 में से 1 खातून जो है वो इस कैंसर का शिकार होती है, और सर फहरिस्त है ख़वातीन में ये कैंसर। तो मैं आपसे अपना इस डिबेट हमारे नाजरीन के लिए 3 सेक्शन में करूँगा। पहले मैं आपसे पूछूँगा कि ये कैंसर जो है इसके क्या रिस्क फैक्टर हैं, और आप क्या वर्डिक्ट है आपका इस कैंसर के बारे में। जी प्रोफेसर। देखें, पाकिस्तान में जो जितने कैंसर्स हैं उनमें से सबसे जो कॉमन कैंसर है वो विमेन का कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर अपना लंग कैंसर या ओरल कैंसर की तरफ हमें इसके एग्जैक्ट रिस्क फैक्टर नहीं पता, क्योंकि 90% ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। 10% ब्रेस्ट कैंसर है वो जेनेटिक्स की वजह से होता है, जो मौरूसी है अपने उसके, और बहन भाई जो है उनकी बहनें या खाला या मदर को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ होता है। लेकिन हमें ये पता है कि ये किन लोगों में ज़्यादा है। अगर तो औरतें फरबा हैं या ओबेसिटी है, स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल का यूज़ करती हैं, या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी ले रही हैं, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है। जो बीमारियां जिनका हमें क्लियर कट काज नहीं पता, उनके बारे में जो प्रिवेंशन है उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। एक चीज़ होती है प्राइमरी प्रिवेंशन है, जैसे कराची में सबसे कॉमन कैंसर जो है ओरल कैंसर है। हमें पता है कि ये पान गुटके से हो रहा है, तो उसकी प्राइमरी प्रिवेंशन तो ये है कि आप पान और गुटखा जो है उससे अवॉइड करें। ब्रेस्ट कैंसर का जो कॉन्सेप्ट है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। नाउ सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन को हम अर्ली डिटेक्शन भी कहते हैं। अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए, तशखीस हो जाए, तो आपके बचने के इम्कान 90% से ज़्यादा है।
अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर लेट स्टेज में उसकी तशखीस हो, डिटेक्शन जो है 4 स्टेज में हो, तो 5 साल तक आपके ज़िंदा रहने के सिर्फ 20% इम्कान रह जाते हैं। सो कहाँ 90% अपना क्योर रेट है और कहाँ 20% क्योर रेट है। दैट मीन्स कि हमें अगर ब्रेस्ट कैंसर को कंकर करना है या इसका इलाज करना है, तो हमें कौम को वो तरीके बताने पड़ेंगे जिनकी वजह से इसकी जल्द तशखीस हो जाए। अब ये जाकिर साहब, जो जल्द तशखीस है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना हमें करनी है। सबसे पहले तो ये है कि हमें इस कौम को अवेयरनेस देनी है कि ब्रेस्ट कैंसर की जल्द तशखीस हो सकती है। इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है उसे इग्नोरेंस कहते हैं या जहालत है। तो जल्द तशखीस कैसे है? ब्रेस्ट कैंसर जो है वो शुरू में गिल्टी की सूरत में आता है, या फिर निप्पल से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है, या फिर ब्रेस्ट में नामवारी हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो है आप हर औरत में 20 साल के बाद उन्हें शीशे के सामने खड़ा होके महीने में एक दफ़ा अपनी छाती का खुद मुआयना करना चाहिए। क्या देखना है छाती में क्या देखना है जी? कि आपने कि उसमें कोई गिल्टी तो नहीं बन गई या फील हो रही। आपने अपनी छाती को उंगलियों के पामर सरफेस जो है उससे अपना पीछे को करना है, अपना एग्जामिन। दूसरा ये है कि आपने देखना है कि निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, या ये है कि हाथ ऊपर उठा के देखें कि छाती में कोई नामवारी तो नज़र नहीं आ रही। अगर ये नज़र आए तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 80% जो लंप होते हैं छाती के अंदर, जो गिल्टियाँ बनती हैं, वो ख़तरनाक नहीं होती। लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक आम औरत के लिए ये बताना बहुत मुश्किल काम है बाय एग्जामिनिंग कि ये ख़तरनाक है कि नहीं। इसलिए केयर गिवर या डॉक्टर जो है, मुस्तनद डॉक्टर, उसको मिलना चाहिए। फॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अब बहुत ज़्यादा फीमेल डॉक्टर्स भी बन गई है। सो ये जो शर्म का मकाम था जी कि मेल डॉक्टर को नहीं दिखाना, वो भी उस पर कोई बहाना नहीं है कि डॉक्टर के पास फौरी तौर पे ना जाया जाए। अच्छा, अगर 40 साल से कम उम्र में कोई सिम्टम हो रहा है तो हम एक छाती का अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर 40 साल से ज़्यादा है तो हम एक छाती का एक्सरे एडवाइस करते हैं, जिसे मैमोग्राम कहते हैं। मैमोग्राम जैसे आप लंग्स का एक्सरे करते हैं, एक्सरे चेस्ट, इसी तरह छाती के जो एक्सरे है उसको मैमोग्राम कहते हैं। तो मैमोग्राम 2 वजह से हम करते हैं। एक तो अगर आपको गिल्टी महसूस हो रही है तो देखना चाहते हैं कि कैसी है। दूसरा ये है कि रूटीनली स्क्रीनिंग के लिए भी मैमोग्राम किए जाते हैं सिविलाइज सोसाइटी में। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना सदाकत साहब, स्क्रीनिंग का, ये भी समझने की ज़रूरत है। स्क्रीनिंग वो टेस्ट होता है जो एसिम्प्टोमेटिक या सिम्टम के बगैर जो बीमारी है उसको डिटेक्ट कर ले। जैसे अगर आप 60 साल के बंदे की कोलोनोस्कोपी करते हैं तो उसको कैंसर निकल आता है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, तो ये स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी होगी। इसी तरह स्क्रीनिंग मैमोग्राम वो मैमोग्राम होता है जिसमें पेशेंट को सिम्टम कोई नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सरे करें तो एक्सरे पे वो नज़र आ जाता है अर्ली कैंसर। अर्ली कैंसर का फ़ायदा जैसे मैंने बताया कि अगर आप अर्ली कैंसर है, आप उसको अपना जल्दी निकाल दें और साथ उसका इलाज करें तो आपके 90% से ज़्यादा क्योर रेट है। तो अर्ली डिटेक्शन ही कैंसर का इलाज है। ठीक है, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका अर्ली डिटेक्शन ही इलाज है। नाज़रीन, प्रोफेसर अरशद चीमा साहब ने बड़ी अहम मालूमात आप तक पहुँचाई हैं कि ब्रेस्ट में अगर आपकी छाती में कोई गैर मामूली तब्दीली के असरात नमूदार होते हैं तो आप ज़रूर मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं, और वो उसमें दूध की जगह से खून का बहाव, फिर कोई रसौली का पैदा हो जाना, या उसकी जो सतह है वो ना हमवार हो जाना, या उसके साइज़ में फ़र्क पड़ जाना, ये बहुत ज़रूरी और अर्ली साइंस हैं जिसके लिए कि आपको चाहिए कि आप किसी करीबी डॉक्टर के पास जाके उसका मुआयना कराएं। हो दूसरी बात, उन्होंने जो बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी है वो स्क्रीनिंग की दी है कि हमारे मुल्क में ख़वातीन अभी भी इग्नोरेंस का शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि छाती के कैंसर को बड़े इब्तदाई मराहिल में एक ख़ास टेस्ट है जिसको मैमोग्राफी कहते हैं, उसकी को पकड़ा जा सकता है और फिर उसका बर वक्त और इब्तदाई मराहिल में इलाज कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि 90% ख़वातीन जो हैं वो इस कैंसर से बच सकती हैं, और उनसे अगर इब्तदाई मराहिल में उसको तशख़ीस कर ली जाए तो उसका मुकम्मल इलाज
हो सकता है। दूसरी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन प्रोफेसर साहब ने दी कि मोटापा, तंबाकू नोशी और फैमिली में अगर किसी बहन को, मदर को या खाला को छाती का कैंसर हुआ हो तो उनमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या वो फिर कोई हार्मोन ट्रीटमेंट ले रही हों जिसको HRT कहते हैं। ये वो वजूहात हैं जो देखा गया है कि रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। प्रोफेसर, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आपने स्क्रीनिंग का जिक्र किया, क्या ये स्क्रीनिंग बहुत महंगा टेस्ट है जो हमारे गरीब अवाम या हमारे नाज़रीन जो घर बैठे देख रहे हैं उनके लिए ये कोई मुश्किल सा टेस्ट है? नहीं, देखिए साकिब साहब, स्क्रीनिंग जो है, जो मैमोग्राम है ना, उसका खर्चा उतना ही है जितना एक छाती की एक्सरे करने के। तो अगर हम टीबी के मरीज़ के लिए बार बार छाती की एक्सरे कर सकते हैं तो हम स्क्रीनिंग मैमोग्राम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, बाहर के मुल्कों में तो वो कहते हैं जी कि हर 40 साल के बाद हर साल औरत मैमोग्राम करवाए। यहाँ पे हमारी, चूँकि हमारे रिसोर्सेज कम है, तो हम कहते हैं ये 2 या 3 साल में एक मैमोग्राम करवा लेना ज़रूरी है। मैमोग्राम की सिर्फ मशीन अलग है, जो आम एक्सरे मशीन पे मैमोग्राम नहीं होता, इसकी अपनी डेडिकेटेड मशीन होती है जो कि अब हर टीचिंग हॉस्पिटल में और DHQ में होनी चाहिए, क्योंकि ये आज हद ज़रूरी है कि हम मैमोग्राम करके ब्रेस्ट कैंसर की जल्द तशख़ीस करें। जैसे मैंने पहले बताया थोड़ी देर पहले कि जो ब्रेस्ट कैंसर से बचने का एक ही तरीका है कि आप उसकी जल्द तशख़ीस कर लें। दूसरी, मैं सलाह साहब एक और चीज़ बताऊंगा कि ये सिर्फ ये नहीं है कि मैमोग्राम तो हम प्रोवाइड कर दें, हमें कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए होती हैं, वो भी हमें अपने टीचिंग हॉस्पिटल में प्रोवाइड करनी चाहिए। मैं उसकी मिसाल देने लगा हूँ। अगर तो ब्रेस्ट कैंसर लेट आता है तो हम उस छाती को काटने के पे मजबूर हो जाते हैं, जिसे मेस्टेक्टमी हम कहते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली आता है ना, तो हम सिर्फ उतना हिस्सा छाती का निकाल देते हैं जिसके अंदर वो गिल्टी है। इसको हम अपनी ज़ुबान में लम्पेक्टमी कहते हैं, या रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट मास। अब लम्पेक्टमी जब आप करते हैं तो आपने ये देखना होता है कि इसका जो मार्जिन है वो क्लियर आ गया है कि नहीं, जो उसके इर्द गिर्द आपने उसे सारा निकाल दिया है कि नहीं। इसके लिए फ्रोज़न सेक्शन चाहिए होता है, जो कि बदकिस्मती से हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल नहीं है। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है इस चीज़ को एम्फेसाइज करने की कि फ्रोज़न सेक्शन सर्जन्स को प्रोवाइड किया जाए। फिर एक चीज़ है सदाकत साहब, उसे कहते हैं हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, कि आपका जो एक्जिला है उसके अंदर जो लिम्फ नोड है, आपने देखना है कि ये निकालने की ज़रूरत है कि नहीं। अब दो ही तरीके हैं, या तो आप हर मरीज़ जो छाती के कैंसर का आता है उसकी एक्सिलरी डिसेक्शन कर दें, तो बहुत सारे मरीज़ों का आप ऑपरेशन खामखा कर देंगे, वहाँ पे तो कैंसर था ही नहीं। तो एक तरीका है कि आप पहला लिम्फ नोड जो है वो उसको अपना निकालें सेंटिनल नोड से। उसके लिए भी हमें कुछ थोड़ा सा इक्विपमेंट चाहिए होता है, फ्रोज़न सेक्शन भी चाहिए होता है, और एक दो इक्विपमेंट जाते हैं जो इतने महंगे नहीं है। एक और जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि अस्पतालों के पास अपने रिसोर्स कोई नहीं होते। यहाँ पे जो रिसोर्स एलोकेशन है वो सेंट्रल है, वो सेक्रेटेरिएट करता है। रिसोर्सेज का, प्रोफेसर आपने बिल्कुल सही फरमाया कि रिसोर्सेज का फुकदान है, और उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आते हैं और लॉजिस्टिक्स भी इतने नहीं हैं जो कि हमारी ख़वातीन जाके बासानी अपनी स्क्रीनिंग जो कि आप रिकमेंड कर रहे हैं ब्रेस्ट को, कैंसर को इब्तदाई मराइल में तशख़ीस करने के लिए, कि स्क्रीनिंग सिस्टम राइज होना चाहिए। और 40 साल की उम्र के बाद हर खातून को अपनी मेमोग्राफी 3 साल में कम से कम एक मरतबा करा लेनी चाहिए। हम एक थोड़े से वक्फे की तरफ चलते हैं, वक्फे के बाद हम इसी डिबेट पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज कैपिटल TV कैपिटल क्लिनिक प्रोग्राम से हम आपको छाती के कैंसर से बचने के तरीके और इसको इब्तदाई मराहिल में तशख़ीस करने के तरीके हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमान प्रोफेसर अरशद चीमा साहब से पूछ रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमारे एक रिपोर्टर मियाँ आमिर जमील इस वक्त पंजाब के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और वो एक मरीज़ से इंटरव्यू भी करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कैंसर डिपार्टमेंट में कि क्या उनका वर्डिक्ट है मरीज़ों का और वहाँ पे काम करने वाले डॉक्टर्स का।
जी प्रोफेसर सदाकत साहब, मैं इस वक्त मेयो हॉस्पिटल के जो कैंसर डिपार्टमेंट मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त कैंसर डिपार्टमेंट के जो HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर अब्बास कोकर साहब मौजूद हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अब आपके ताउन से, आपके तवस्सुत से बहुत सारा अवेयरनेस का काम हो चुका और ज़्यादातर लोगों को मालूम है, चाहे वो गांव में भी रहते हैं, कि उन्हें ये अगर ब्रेस्ट में कोई लंप फील होता है, कोई गिल्टी महसूस होती है, तो उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। लेकिन देखा जाए तो आबादी के तनासुब से सहूलियात का फुकदान है और वैसे सहूलियात नहीं है जैसे होनी चाहिए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और इस पे ज़्यादा नई फैसिलिटीज़ भी डेवलप हो रही हैं, लेकिन फिर भी इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़वातीन में मैं अभी भी ये बताना चाहूँगा कि चाहे अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी एक ख़ास तबका है जो शायद खौफ की वजह से या बीमारी के इलाज की पेचीदगियों की वजह से, उसकी कॉस्ट की वजह से, उसमें जो स्टेप्स हैं उसमें तकालीफ है, जिसमें ऑपरेशन, छाती का कट जाना, उसमें कीमोथेरेपी की सहूलतें हैं, शुआओं की सहूलियात, शुआओं की कमी या शुआओं की सहूलतें मौजूद होना या ना होना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मेयो हॉस्पिटल में एक नई मशीन इंस्टॉल की है जिसमें क्रायोब्लेशन, उसको या कोएब्लेशन कहते हैं, जिसमें कुछ ट्यूमर्स जो छोटे होते हैं, जो स्पेसिफ़िक हैं, वो हर ट्यूमर के लिए नहीं, लेकिन कुछ ख़ास स्पेसिफ़िक ट्यूमर्स को बग़ैर ऑपरेशन के। हर गिल्टी कैंसर नहीं होती, लेकिन आपको पता है हमारे पास पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन है, और ख़वातीन को ख़ास तौर पर जो छाती के सरतान में से मुब्तला हो चुकी हैं या जो नहीं हुई, तो उनको कैसे अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को कैसे अपनाना चाहिए उनको? जी, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। अच्छी खुराक लेना, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट से परहेज़ करना, उसको कम लेना, सोडा बेकरी से परहेज़ करना, अच्छी हेल्दी डाइट लेना और वर्जिश करना, स्मोकिंग से बचना, अपने एक्टिव लाइफस्टाइल में रहना, ये बहुत ज़रूरी है, और सफाई का ख़ास ख्याल रखना। और दूसरा ये कि ख़वातीन ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर वो महीने में एक मरतबा अपने आप को एग्ज़ामिन कर लें, ख़ास तौर पे 40 साल या इससे बड़ी ख़वातीन शीशे के सामने खड़े हो के अपने को महीने में एक दफ़ा, ज़्यादा नहीं, तो ये बड़ा अच्छी बात है। और अगर उनको अपनी बॉडी में कोई ऐसी चेंज नज़र आए तो फिर किसी मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे पास साथ अब्बास कोकर साहब, जो कि मेयो हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। हम इस वक्त तो कुछ पेशेंट हैं जो इस वक्त वार्ड में, कैंसर वार्ड में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे भी कुछ मालूमात लेते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी ज़बानी कि उनको कैसे इस डिजीज़ में वो आए और उसका इलाज मुआवजा का यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है। इस वक्त मेरे साथ पेशेंट भी मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा, आपका क्या मसला है? आपको ये कीमो लग रही है, डॉक्टर क्या कहते हैं? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आई हैं? मैं शाहपुर से आई जे, नाम मेरा उम्मी कुलसूम है। तो मैंने छाती का कैंसर बनया सी, गिरते मुड़ के बाजू आ गया, बाजू जो ऑपरेशन होया, 2 साल होने फिर कीमो लगी है, फिर कीमो ने एक साल आराम लिया, फिर 6 महीने होने फिर मसला बन गया, हम फिर ही लग्या कीमो देनी शुरू होनी, हम फिर कीमो लग गई। वो मैसेज देना चाहे लोगों को, क्या कहेंगे? आप भी ज़ाहिर है छाती के सरतान में मुब्तला है, तो अब लोगों को क्या कहेंगे, दूसरी लड़कियों को, ख़वातीन को? जितना जल्दी हो उतना जल्दी करा सकें। कैंसर इस तरह का मर्ज़ है ना, इसका बंदा फ़ौरन इलाज कराए ना तो इलाज बेहतर है। देखो मुझे था तो मैंने इलाज कराया, अल्लाह का शुक्र है मैं 20 दिनों में बिल्कुल सही हूँ, ठीक हूँ। और जिस तो भी है ना, जिस तो ये लामत है, वो फ़ौरन अपना डॉक्टर से रुजू करे और अपना फ़ौरन इलाज कराएं। जैसा कि आज हमारा प्रोग्राम जो है लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं छाती के सरतान के हवाले से, तो आपको पैगाम देना चाहें, क्योंकि हमारे ख़वातीन में एक बड़ा मसला है कि वो शर्म करती हैं और इस चीज़ को डायग्नोज होती है, लेकिन जब स्टेज आखिरी हो जाती है फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइज होती हैं। तो ऐसे लोगों को पैगाम देना चाहिए, ऐसी ख़वातीन को। यंग पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, यंग बच्चियाँ जो हैं वो भी इस चीज़ में मुब्तला हो रही हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम आप एज ए स्टाफ नर्स को देना चाहिए? जी एग्जैक्टली, मेरा मैसेज सबके लिए यही होगा कि अर्ली डिटेक्शन जो है, अगर अर्ली डायग्नोज हो जाता है तो उसमें जो है वो चांसेस, सर्वाइवल के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। तो इसमें शायद फील नहीं करते फीमेल समटाइम, ये कुछ कल्चर वैल्यूज़ इस तरह के हैं, कुछ हमारा इन्वायरमेंट इस तरह के कि हम शायद फील करते हैं, डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। तो उसमें मेरा यही मैसेज है कि अगर आपको कुछ एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह अगर फील होती हैं ब्रेस्ट में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो जल्दी जो है ना हमें उसका क्लिनिक विजिट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पर जो है जो सबसे बड़ा फुकदान जो है अगर देखा जाए तो इसमें अवेयरनेस क्या है, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि लोग जो है छाती के सरतान से बच सकें। जी सदाकत साहब। शुक्रिया आमिर, आपने एक मुख्तसर सी रिपोर्ट पेश की और हमारे नाज़रीन को बताया कि छाती के कैंसर में जो मरीज़
ख़वातीन आती हैं वो किस तरीके से अज़ियत का शिकार होती हैं और बीमारी से खौफ में मुब्तला होती हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब के मुताबिक हर ख़ातून को इससे खौफ में नहीं आना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि वो कुछ अर्ली साइंस इसके पिक करें और फिर जाके इसकी तशख़ीस कराएं। तो प्रोफेसर साहब, आपने बताया कि ये वो कैंसर है जिससे कि हमारी ख़वातीन को बचाया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से लगभग 40,000 ख़वातीन जो हैं वो मौत की आगोश में चली जाती हैं, और आप देखते हैं कि कैंसर से बड़े एडवांस स्टेज में मरीज़ अस्पतालों का रुख करते हैं। इसकी क्या वजह है? देखें, एक तो कैंसर अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में बहुत कॉमन होता जा रहा है, लेकिन हम कुछ अंधेरे में हैं। अंधेरे में इस तरह है कि हमारे पास ट्यूमर रजिस्ट्री नहीं है जो हमें एग्जैक्ट बता सके कौन सा कैंसर किस अपना फ्रीक्वेंसी से या इंसिडेंट से हो रहा है और किस इलाके में ज़्यादा हो रहा है। ओनली देन वी विल नो कि उसके पीछे क्या मुहरकात हैं। तो एक तो ट्यूमर रजिस्ट्री बनाने की ज़रूरत है। दूसरा ये है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने शुरू में कहा था कि इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है उसे जहालत कहते हैं, इग्नोरेंस है। अब इग्नोरेंस पॉलिसी मेकर्स की भी है, इग्नोरेंस मरीज़ों की भी है, इग्नोरेंस डॉक्टरों की भी है। अब पहले पॉलिसी मेकर्स की बात करते हैं। उन्हें अगर पता ही नहीं है कि ये वर्कलोड कितना है कैंसर का, और कैंसर को ट्रीट करने के लिए ना सदाकत साहब सिर्फ सर्जरी नहीं चाहिए होती, उसके साथ एडजुवेंट या एडिशनल थेरेपी चाहिए होती है, जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं, जिसे रेडिएशन कहते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही छत के अंदर मरीज़ को मैसर आनी चाहिए। लाहौर में जब मैं चीफ ऑफ सर्जरी था किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो क्या हो रहा था, मरीज़ इनमोल में जाता है, जाके अपना वहाँ पे अपना मेमोग्राम कराता है, तो वो कहते हैं जी कि तुम्हें तो छाती का ये है। वो आगे लाहौर जनरल अस्पताल में चला जाता है, बायोप्सी करवाता है, पता चलता है उसको ऑपरेशन चाहिए। वो फिर मेयो अस्पताल में या LGH में ऑपरेशन हो जाता है, तो फिर वो कहता है कि अब तुम्हें रेडिएशन चाहिए, तो हम फिर उसे इनमोल में भेज देते हैं। तो मरीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। ये सिविलाइज तरीका नहीं है ट्रीट करने का। एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं कम्प्रीहेंसिव कैंसर सेंटर या जामिया कैंसर सेंटर। वो ये है कि आपको जितनी चीज़ें कैंसर के मरीज़ को ट्रीट करने की ज़रूरत है वो सारी मौजूद हों एक ही छत के नीचे। आप देखो, चूँकि हमारा पॉलिटिशियन जो है ना वो ज़्यादा इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको ये तो नज़र आता है कि हार्ट अटैक बड़ा कॉमन हो रहा है, तो वो लाहौर में एक दिल का अस्पताल बना देता है, एक फैसलाबाद में बना देता है, एक रावलपिंडी में बना देता है, एक जाके वज़ीराबाद में बना देता है, एक मुल्तान में बना देता है, DG खान में। वो लेकिन जितने आपके हार्ट अटैक हैं उससे ज़्यादा मरीज़ों को कैंसर हो रहा है। तो हमने एक भी कम्प्रीहेंसिव कैंसर सेंटर आज तक अपना हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर नहीं बनाया। थैंकफुली अब हमें पता चला है जी कि कोई एक लाहौर में एक गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव कैंसर सेंटर बड़ा सारा बनाना चाह रही है। अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ। आप जब ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ का ऑपरेशन कर लेते हो तो आप कहते हो कि तुम्हें अब इस छाती को ना बिजली लगवानी है। मरीज़ है वज़ीराबाद में या जेलम में, अब उसको 25 दफ़ा लाहौर ट्रैवल करना पड़ेगा या पिंडी जाना पड़ेगा रेडिएशन करवाने के लिए। तो एक नई अब अपना आ गई हुई है मशीन जिसको इंट्रा ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी कहते हैं। आप लंप निकालते हो ब्रेस्ट का, उसके बाद आप वो मशीन जो है वो छाती के अंदर 2 मिनट के लिए रखते हो। जो काम आपने 25 दिन में करना था, 25 सेशंस में करना था, वो आप 2 मिनट में सारी छाती को रेडिएशन दे लेते हो। इसे इंट्रा ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी कहते हैं। अभी पाकिस्तान में किसी सेंटर में अवेलेबल नहीं है, बट दिस इज़ द मॉडर्न ट्रीटमेंट। तो अब अगर प्लस पॉलिसी मेकर्स को इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि रिसोर्स वो पर स्ट्रिंग कंट्रोल उनके पास होता है। चेयरमैन सर्जरी जो है किंग एडवर्ड का या चेयरमैन सर्जरी शेख जायद का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ही डज नॉट ओन अ सिंगल रुपीज़ बजट। बजट पॉलिसी मेकर के पास है और वो जनरली इस बारे में इग्नोरेंट है। मैं प्रोफेसर साहब आपसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, जिससे आपने वजह फरमाया कि हमारे जो असम्बलियों में जो हमारे पॉलिटिशियन बैठे हैं, या तो वो सनतकार हैं या फ्यूडल लॉर्ड हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस
मुहिम में शामिल हो सकते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन में जो ब्रेस्ट कैंसर सर फहरिस्त है उसको किस तरीके से रोका जाए। मेरा ख्याल है कि एक टेक्निकल बोर्ड अगर आप जैसे प्रोफेसरों का बनाया जाए जो कि उनको हर वक्त मुशावरत दे कि रजिस्ट्री जो कि नहीं है, कैंसर रजिस्ट्री एग्जिस्ट होनी चाहिए और बड़ी सिंपल है कि ये एंड्रॉयड फ़ोन है, इसके थ्रू सारा डाटा एक सेंट्रल जगह पे रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। वेल सेड। और दूसरा ये है कि अभी तक अंडर वन रूफ तमाम सहूलियात जो हैं हमारे गरीब शहरियों को या ख़वातीन को छाती के कैंसर की अभी तक मुयस्सर नहीं आई, जो कि आप बड़े अरसे से इस मुहिम पे फाइट कर रहे हैं और हर स्टेप पे हर शख्स से आप जाके डिस्कस भी करते हैं और फाइट भी करते हैं। हम एक छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, मज़ीद बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है नाजरीन प्रोफेसर अरशद चीमा से। फिर हमारे साथ रहिए, वक्फे के बाद हम इसी डिबेट पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। प्रोफेसर साहब, मुझे सिर्फ एक तो आपने रजिस्ट्री का जिक्र किया, दूसरा अंडर वन रूफ अभी तक कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसमें तमाम सहूलियात मैसर हों और एक सुबह अगर कोई खातून आती है जिसकी छाती में कैंसर है, शाम तक उसके सारे टेस्ट हो जाएं और दूसरे दिन उसका इलाज शुरू हो जाए। ये बहुत बड़ा अलमिया है। जैसा आपने बताया कि अब तो मॉडर्न इक्विपमेंट आ गई है, लेकिन 78 सालों में मैंने ये देखा है, आप भी तालिब इल्म रहे, मैं भी तिब का तालिब इल्म रहा, एक ही अस्पताल में हमने काम किया। आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और आपने एक टावर बनवाया जिसमें आपकी बड़ी कोशिश थी कि इसमें कैंसर के मरीज़ जो हैं एक फ्लोर पर आया करें और उनका डिपार्टमेंट जो है उसमें स्क्रीनिंग भी हो और इब्तदाई मराहिल में इलाज भी हो। लेकिन बदकिस्मती से वो बाबू कुरैशी के हत्थे चढ़ गया और उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई। मैं मज़ीद सियासत में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप बेहतर समझते हैं, तो मुझे ये स्ट्रेटजी बता दें कि अगर एक खातून को, जैसा आपने बताया कि लंप पैदा हो गया, उसे फिर आगे किस पाथवे पे जाना चाहिए? अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना जी चाहता हाँ, जी। हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये मैं कौम की जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। सदाकत साहब इस वक्त 19 एटॉमिक एनर्जी सेंटर हैं पाकिस्तान के, कराची से लेके पेशावर तक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे प्रोवाइड एडजुवेंट थेरापी इन द फॉर्म ऑफ कीमोथेरापी एंड रेडिएशन। और लेकिन जो मेन स्टे है कैंसर मैनेजमेंट का, ब्रेस्ट कैंसर नहीं, सारे जितने सॉलिड आर्गन कैंसर हैं उनका मेन स्टे ऑफ मैनेजमेंट है वो सर्जरी है। हमने इस कौम को अपना क्या समझेंगे, जालत की हद है कि हमने इन सारे अस्पतालों के बाहर लिख दिया कैंसर हॉस्पिटल्स। वो एक कैंसर हॉस्पिटल वो कैसे हो गया जब वो सर्जरी करते ही नहीं है। 60% मरीज़ जो ठीक होता है कैंसर का वो ऑपरेशन से ठीक होता है। और सबसे सस्ता इलाज है ये। और सबसे सस्ता इलाज, ऑपरेशन सबसे इजी इलाज है, सबसे सस्ता इलाज है। 7 से 8% रेडियोथेरापी ऐड करती है, 7 से 8% कीमोथेरापी ऐड करती है। तो आपको जोर देना चाहिए उस इलाज पे जो सबसे ज़्यादा आपके लिए मुफीद है। अब दूसरी जो बात है ना, वो मैं बिफोर वी गो ऑन टू दैट, वो ये है कि कौम जो है ना वो जनरली उसमें जहालत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जब लंप होता है ना एक ब्रेस्ट में, तो बजाय ये कि हमारा मरीज़ डॉक्टर को आके दिखाए, वो पहले हमसाई से पूछती है कि इसको क्या करना है, फिर वो पता चलता है कि वो कहीं दम करवाने चली गई हुई है, कभी किसी मज़ार पे पहुँच गई है। यू नो, मेरा एक पेशेंट गुजरावाला से आया जिसका फंगेटिंग ब्रेस्ट कैंसर था, तो मैंने वो रिसोर्सेज की कमी नहीं है। उसका हस्बैंड जो था वो डायमंड का कारोबार करता था, वो 4 साल से वो अपना ना उसको होम्योपैथ को किसी को भगवानपुरा में दिखा रहा था, गुजरांवाला में। तो मैंने से पूछा कि ये आप क्या करते रहे? कहते जी उन्होंने क्या है और बाहर निकल जाएगा सारा। वो इट वाज ऑल द टाइम फंगेटिंग। ये रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ये अकल की कमी है। दैट इज़ वाई दिस इज़ द थर्ड टाइम सेइंग कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इग्नोरेंस है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इग्नोरेंस है, इसलिए इसको पढ़ाने की ज़रूरत है। ये मर्द हजरात जिनकी ख़वातीन, जिनकी बेगमात को अगर छाती में कोई चीज़ इस किस्म की पैदा होती है, उन्हें भी मेरा ख्याल अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वो अपनी बेगमात को या बेगम को
किसी मुस्तैद डॉक्टर के पास ले जाके ज़रूर चेक कराएं और स्क्रीनिंग भी कराएं। आप सदाकत साहब, आप ये कह रहे हैं मर्द हजरात, मैं आपको एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी बताने लगा हूँ। मैं पिछले 15 साल में ना, मैं लाहौर के हर कॉलेज में जो नॉन मेडिकल हैं जाके ना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के मैंने सेमिनार किए हैं। लम्स में किया, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी, कनेट कॉलेज, NCA और कहाँ गया नहीं। तो मैं एक दिन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, मेरा अपना एल्मा मैटर है, वहाँ पे चला गया। तो बुखारी ऑडिटोरियम में जब मैं ब्रेस्ट कैंसर का लेक्चर शुरू करने लगा तो वहाँ पे 400 लड़कियाँ बैठी हुई थी। तो मैंने कहा वो ये लड़के किधर गए, ये तो को एजुकेशनल होता था जब मैं यहाँ पे पढ़ता था। कहते हैं सर आपने ब्रेस्ट कैंसर पे लेक्चर देना है, हमने लड़कों को बाहर निकाल दिया। अच्छा इमेजिन करो, मैंने उन्हें कहा देखो जो ब्रेस्ट कैंसर का मरीज़ है ना, एक तो उसका हस्बैंड होता है, एक उसका बाप होता है, एक उसका भाई होता है, एक उसका बेटा होता है, और ये सारे मेल्स हैं। और दूसरा ये है, एक अचंभे की बात ये भी है कि ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट अ फीमेल एक्सक्लूसिव डिजीज। ये मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, मर्दों में भी होता है। जी हाँ, तो ये जो है अंडरस्टैंडिंग की बात है। मैंने आपको एटीट्यूड सोसाइटी का बताया है। लम्स यूनिवर्सिटी में मैंने एक एडवांस ब्रेस्ट कैंसर की फ़ोटो दिखाई तो मुझे 3 बच्चियां बाहर आके मिली। तो मुझे क्या कहती, सर आपने ये क्या किया, आपने हमें ये ब्रेस्ट कैंसर की फ़ोटो दिखा दी है। तो मेरा जवाब बड़ा सादा था, मैंने कहा बेटा या तो इस बारे में जानो, तो आइदर यू नो अबाउट इट और यू एंड अप लाइक दैट फोटोग्राफ, यू मेक योर चॉइस। लोग समझना नहीं चाहते, लोग जानना नहीं चाहते। ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मेरे ख्याल जिस मुल्क के, जाहिर है आपने पॉलिसी मेकर्स अगर इस पर तवज्जो दें तो मेरा ख्याल है कि हम जो 40,000 ख़वातीन मौत की आगोश में जा रही हैं हम उनको बचा सकते हैं। और हर साल तकरीबन 1 लाख के करीब लगभग पूरे पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी तशख़ीस होती है। आप मुझसे मुत्तफ़िक होंगे। और रजिस्ट्री का सिस्टम आप प्रोफेसर बहुत ईजी है कि एंड्रॉयड के थ्रू तमाम सर्जन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में, उनको रजिस्टर्ड कर लिया जाए और वाईफाई के थ्रू फ़ौरन उसके जो डाटाज़ हैं अपने अपने मरीज़ों के और एरिया का कि किस एरिया में प्रेवलेंस ज़्यादा है। और स्क्रीनिंग का आपने कहा, मुझे मैं मरीज़ की एग्जांपल देता हूँ जो कि ब्रसल से उसने मुझे फ़ोन किया। एक खातून है, उसकी 42 साल एज है, कि हमें हर खातून को अबव 40 इयर्स फ्रांस की गवर्नमेंट ने फ्री स्क्रीनिंग के लेटर घर भेजे हैं और उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है कि आप करीबी अस्पताल में जाके मैमोग्राफी करवाएं और वो टोटल फ्री मैमोग्राफी करवाएं। लेकिन उसको एक फियर था कि क्या रेडिएशन से तो नहीं मुझे कैंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें, जिससे आपने ख़ुद बताया कि जहालत बहुत है, इलिटरेसी है, कि खातून ये भी डरेगी कि ये जो रेडिएशन हमारी ब्रेस्ट को दी जा रही है इससे तो नहीं कोई नुकसान होगा। देखिए, हम जब भी कोई मेडिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम एक नफ़ा नुकसान की तकड़ी में तोलते हैं उस डिसीजन मेकिंग को। एक्सरे ब्रेस्ट 40 साल के बाद करने का जो है ना मैमोग्राम, उसका फ़ायदा ज़्यादा है और रिस्क बहुत कम है। ठीक है, आप ये तो नहीं ना कर सकते चूँकि सड़क पे एक्सीडेंट होने का इम्कान है तो हम ड्राइविंग ही बंद करते हैं, हम गाड़ियाँ ही ना चलाएं। ये तो नहीं कर सकते आप ना। तो इसलिए आपने तो देखना ये है कि ये यू हैव टू बैलेंस व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग समथिंग एंड व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ डूइंग समथिंग। तो जो बेनिफिट ऑफ अर्ली डिटेक्शन है, दिस इज़ टू मच। हाँ, हम कहते हैं कि 40 साल से नीचे जो औरतें हैं उनका हम मेमोग्राम ना करें, हम उनका जनरली अल्ट्रासाउंड करना चाहते हैं और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर MRI किया जा सकता है। दीज आर नॉन इन्वेसिव और इनका कोई रिस्क नहीं है। एक्सरे का रिस्क बहुत कम है, फ़ायदा ज़्यादा है और रिस्क कम है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरशद चीमा साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और नाजरीन को बड़ी अहम मालूमात आपने बहम पहुँचाई। नाजरीन, छाती के कैंसर से मुकम्मल तौर पर बच सकता है। प्रोफेसर साहब के मुताबिक अगर आप कोई गैर मामूली तब्दीली अपनी छाती में नोट करते हैं तो ज़रूर किसी करीबी डॉक्टर के पास जाएं और बचने के लिए 40 साल की उम्र से अबव जो है वो स्क्रीनिंग का सिस्टम हर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में फ्री होना चाहिए। फ्री ना हो तो कम से कम सिर्फ कॉस्ट के पैसे ले लें, लेकिन इससे हम अपनी ख़वातीन को कैंसर से बचा सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं प्रोफेसर? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा था कि पढ़ाने की ज़रूरत किस किस को है। एक पॉलिसी मेकर्स को पढ़ाने की ज़रूरत है, एक
जनरल पब्लिक को पढ़ाने की ज़रूरत है और एक डॉक्टरों को पढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये जो आखिरी सेगमेंट है इसके बारे में बात करना चाहता था। 2008 में हमने कैंसर सर्जन एसोसिएशन की बुनियाद रखी थी। पिछले 18 साल से हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है। हम सारे मुल्क के कैंसर सर्जन को इकट्ठा करते हैं, कभी कराची में, कभी इस्लामाबाद में, कभी लाहौर, फैसलाबाद। अब आगे वाला 4 फरवरी जो है पेशावर में हम इकट्ठा कर रहे हैं सारे सर्जन्स को। वी डू डिस्कशन, हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं इस कौम को पढ़ाने के लिए। लेकिन वो एक कहावत है जिस पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ये सिर्फ एक सेगमेंट सोसाइटी का नहीं कर सकता कि हम सर्जन को तो पढ़ा दें तो बाकी सारी कौम अनपढ़ रह जाए। बहुत Thank बहुत you very much. शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाज़रीन, मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए। बड़ी दिलचस्प डिबेट थी, लेकिन इसका बहुत फ़ायदा है आपके लिए। ज़रूर अमल करें जो प्रोफेसर साहब ने इंस्ट्रक्शन दी हैं। हम आइंदा हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे ईमेल भी करें। जो डिज़ीज़ आप कहेंगे या जिसका डिज़ीज़ बर्डन सोसाइटी में प्रेवलेंट होगा, हम उसके एक्सपर्ट बुला के आपके लिए अहम मालूमात हासिल करेंगे।